नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में हम लोग हिस्ट्री में जैसा कि एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अंग्रेज अब भारत में स्थापित हो चुके हैं। तो ये 2-3 एक्सरसाइज हो चुकी थी, 2-3 चैप्टर हो चुका था। उस पर एक एक्सरसाइज हम लोग आज करेंगे। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पहले 10 क्वेश्चन फिर 10 क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजिंग, और थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत होने के चांस अधिक रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो हम पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ठीक, तो सूरत में सर्वप्रथम कारखाना, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन तो कि सूरत में इस्टेब्लिश हो और पहले हो, है ना। ऑप्शन दिया है डच। तो आप जानते हैं जैसे डच जब भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं तो यह एक ऐसे देश हैं जो भारत में डायरेक्ट नहीं आते। बाकी इन तीनों देश सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में भारत देश पर आते हैं, भारत की भूमि पर आते हैं। लेकिन डच जो है सुमात्रा और जावा बेंटन द्वीप होते हुए जो इंडोनेशिया मलेशिया वर्तमान का देश है वहाँ पर चले जाते हैं। फिर ये वहाँ से काफ़ी बाद में लगभग 1605 ईस्वी में आते हैं, और 1605 ईस्वी में जब ये डच आते हैं तो ये अपनी पहली फैक्ट्री भारत में जो इस्टेब्लिश करते हैं वो सूरत में नहीं बल्कि भारत के पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में। ठीक, तो आपके क्वेश्चन हिसाब से ये आंसर तो होगा नहीं, लेकिन ये जानिए कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो भारत भूमि पर स्थापित की वह पश्चिमी तट पर नहीं बल्कि पूर्वी तट पर, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम का वर्तमान नाम मछलीपट्टनम है। आंध्र प्रदेश का यह एक बंदरगाह जो है नगर है। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या, अंग्रेजों ने, तो ये सही है ना। अंग्रेज जब भारत आए तो इन्होंने जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के बाद सबसे पहले 1613 ईस्वी में, और इसके पहले इन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी थी। हमने जब आपको पढ़ाया तो चर्चा किया था हमने, स्वाली का युद्ध, है ना, जो पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली सूरत में पहले से व्यापार पर हावी थे, है ना। ठीक, तो उनको हरा करके 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली जो है फैक्ट्री कहाँ स्थापित, सूरत में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर यही सही होगा। पुर्तगाली जो कि सबसे पहले आए भारत में, लेकिन इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की कहाँ स्थापित की, तो कोचीन में या कोची में। ठीक है, अगर हम ईयर की बात करें तो 1503 ईस्वी में। ठीक, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित की कहाँ पर, कोचीन में, केरल स्टेट में, है ना। आगे चलेंगे, अगर फ्रांसीसियों की बात करें, हाँ देखिए यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सूरत में अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टेब्लिश की और फ्रांसीसियों ने की, लेकिन पहले अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि फ्रांसीसी भारत में बहुत बाद में आए थे। और इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने स्थापित की यह 1625 ईस्वी के आसपास किया था। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा अंग्रेजों का होगा। और देखिए क्वेश्चन करते हुए कितनी चीज़ें रिवाइज हो गई हम लोगों की, है ना। एक बार फिर से रिवीजन हो गया कि किसने कहाँ किया था। यही प्रमुख देश थे जो भारत आए थे, एक और था डेनिस, है ना। ठीक, डेनिस से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय के लिए होते भी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ठीक, तो आप जानते हैं कि कैप्टन हॉकिंस जो पहले आया था, उसके बाद फिर ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो आए, है ना। तो जब कैप्टन हॉकिंस भारत आया तो लेटर तो लेकर आया था अकबर के नाम की, लेकिन अकबर के डेथ हो जाने के कारण उसने जो लेटर पढ़ा वह जहांगीर के दरबार में पढ़ा। ठीक, उस समय तक जो राजा था वो जहांगीर बन चुका था, और जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके उसने कारखाना भी स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर, न कि अकबर, ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन होगा, जहांगीर। तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना और कहाँ पर स्थापित किया, सूरत में स्थापित किया। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को रिलेट करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। आगे प्रश्न है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो देखिए बंदेल नहीं, चिनसुरा यही सही आंसर होगा, क्योंकि चिनसुरा में ही डचों ने पहला जो है अपना बंगाल में कारखाना स्थापित किया था। बाकी रही बात हुगली की, तो यहाँ पर अंग्रेजों का यह केंद्र बिंदु था। श्री रामपुर में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक, श्री रामपुर बोलते थे उसको, हालांकि उसका रियल नाम श्री रामपुर ही था। चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय बादशाह अकबर था। देखिए, वो यही से क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस किया है ना। उस समय बादशाह कौन था? अकबर था। इसीलिए जो लेटर पढ़ा गया जहांगीर के दरबार में वो अकबर को संबोधित किया गया था, न कि जहांगीर को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन देखिए क्या है? मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। मुगल तो बिल्कुल विरोध ही नहीं करते, है ना, क्योंकि कैप्टन हाकिम्स आता है, उसको एक चीज़ आती थी क्या? फारसी लैंग्वेज आती थी, पढ़ता है, जहांगीर को इम्प्रेस किया, तुरंत मिल गया परमिशन। उसके बाद गोलकुंडा के शासन पास जाता है, वहाँ से फरमान मिल जाता है। तो मुगल उगल तो बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, है ना। राजपूत, अधिकतर राजपूत आप देखेंगे इनके साथ संधि मतलब सहयोग की नीति अपना लेते हैं। ठीक, और जिस क्षेत्र में राजपूत उस क्षेत्र में इनका कदम ही बहुत बाद में जाता है। और राजपूत एक तरीके से कहीं ना कहीं मुगलों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए एक कंप्रोमाइजिंग स्टेट में ही मतलब अवस्था में ही वो आ जाते हैं। ठीक, सिख हालांकि विरोध तो करते हैं सिख, लेकिन बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। तो बचा कौन? मराठा। मराठे थे जिन्होंने एक लंबे समय तक अंग्रेजों के लिए चुनौती दी और दक्षिण भारत का हिस्सा, इसीलिए भले ही दक्षिण भारत में बहुत सारी यूरोपीय शक्तियाँ आईं, लेकिन पूरे दक्षिण भारत पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत मशक्कत करना पड़ा। इवन अंग्रेजों को भी जब पहले उत्तर भारत के और ख़ास करके जो गंगा का दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का, इन भागों पर जब इसका अधिकार हुआ तो उन संसाधनों का प्रयोग करके वो मराठा शक्ति से अंततः विजय प्राप्त कर पाए। यानी कि सबसे लंबी चुनौती जो लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान करने वाला कोई स्टेट था तो वह मराठा साम्राज्य था, मराठा शक्ति थी। ठीक, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। ठीक, यह भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे, ये याद करके आप नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन जैसे जो रटते हैं लोग, वो क्या करेंगे? वो फैक्ट रट लेते हैं, कौन सा युद्ध किसके इसके बीच हुआ, कारण क्या थे, किस समय हुआ, कौन राजा था, किसने नेतृत्व किया, ये सारी चीज़ें याद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा निर्णायक था। जैसे यहाँ देखिए बक्सर का युद्ध की चर्चा की गई, प्लासी का, वांडीवास का, तो पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास को ढंग से देखना पड़ेगा और अच्छी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें, जो फोर्थ ऑप्शन है, अब आपको लगेगा पहले इस पर क्यों चले गए, क्योंकि इसका पहला आंसर मैं आपको बता दूँ ये सही है ना, बक्सर का युद्ध। लेकिन बाकी आंसर्स पे भी आप ध्यान दें तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अंग्रेज तो लड़ते ही नहीं हैं। ठीक, और जैसा कि मैं आपको लेक्चर लेते समय ही बताया था, और बाकी बिपिन चंद्रा भी इस लाइन को लिखते हैं, जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वह ये डिसाइड नहीं करता कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि वो ये डिसाइड करता है कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। और उसने तय किया कि नहीं, अब मराठे, मुगलों के बाद मराठे भारत में रूल नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ से मराठा शक्ति को कमज़ोर करती है ना, और इसमें मराठा के अनेक सूरवीर और योद्धा मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की कोई भूमिका बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखलाई पड़ती। ठीक, वांडीवास का युद्ध भी उतना प्रमुख युद्ध नहीं है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा लाभ अंग्रेजों को नहीं प्राप्त होता। अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करें तो यह एक षड्यंत्र है ना, मतलब एक धोखा दिया था अंग्रेजों ने। आप देखेंगे कि जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसका ही सेनापति है मीर जाफर, उसको अपनी तरफ मिला लिए, उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, है ना, बाकी उसके जितने भी मित्र वगैरह थे उन सबको आपस में मिला के एक साजिश किया, अंग्रेजों ने छल किया। ठीक, तो इस भले ही इस युद्ध के बाद उनको बंगाल में थोड़ा सा लीड मिला था, लेकिन ये खुद भी जानते थे कि कहीं उन्होंने अपने पराक्रम या कूटनीति का सही परिचय नहीं दिया था, यहाँ पर उन्होंने छल का सहारा लिया था। हाँ, अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो आपको जैसा कि याद होगा कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ 3 शक्तियाँ थीं, जिसमें अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का मुगल सम्राट था तत्कालीन वह था, और अपदस्थ बंगाल का नवाब जिसको कि पद से तुरंत हटाया गया था मीर कासिम। तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी शक्तियाँ थीं, या आप कह सकते हैं कि मतलब प्रभुत्व रखने वाले लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। और जब ये हारते हैं तो मुगल सम्राट का हार जाना कि जो दिल्ली सल्तनत को, यानी कि पूरे भारत के जो उत्तर भारत का एरिया है, दक्षिण भारत उसमें नहीं आता, लेकिन फिर भी जो भारत को रिप्रेजेंट करता था उस शक्ति को इन्होंने हराया। तो अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा होगा? बक्सर का युद्ध, है ना। कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में, है ना। ठीक, 1764 ईस्वी में, और इसमें अंग्रेज़ों की विजय भी हुई थी, आप जैसा कि जानते हैं। 2 संधियाँ हुई इसके बाद इलाहाबाद की, है ना। खैर, तो इस तरीके से
तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। केवल याद करके चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ठीक है, कि आप चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा समझ विकसित करें। केवल नोट्स बना के रट्टा मार पढ़ेंगे, जैसे लोग अमूमन मानते हैं कि इतिहास रटने का है, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा समझने का विषय है। यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे, हर चीज़ों का एक रीजन है ना, ठीक। हाँ, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूरा फैक्ट है, तथ्य पर ही आधारित है और ये याद करने पर ही होगा। हालांकि अगर आप ढंग से पढ़े हो तो आपको याद भी होगा। दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक, और फिर कूट के हिसाब से सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। पहले मैच कर लेते हैं। दिया प्रथम कर्नाटक युद्ध, क्या इसका अंत पेरिस की संधि से हुआ? एकदम गलत है। ब्रिटिश की हार हुई, ये भी गलत है। अनिर्णायक युद्ध रहा, यह भी गलत है। एक्स/सेपल की संधि से अंत हुआ, ये क्या है? सही आंसर है, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो सही मैच होगा कौन सा होगा? एक्स/सेपल संधि, यानी ए का 4। अब कूट में आप देखिए कि ए का 4 कौन सा है, तो ये देखिए सी है। बस यही होगा। अगर आपको एक भी मिल गया सही से, है ना, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक, ये आप समझिएगा। अब बाकी तो यही होगा। अब बी का 1 होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध आप जानते हैं पेरिस की संधि से युद्ध हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, तो देखिए सी का 3 भी आपको मिल जाएगा। और इसका प्रथम मैसूर युद्ध है ना, जिसमें क्या हुआ? हैदर अली की विजय हुई और ब्रिटिश की हार हुई थी, यानी कि डी का 2 है ना। तो इस तरीके से आपका ये वाला कोड 4132 क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये जानने के बाद आप बहुत जल्दी से आंसर को कर पाते हैं। कूट के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर 1-2 भी आपने मैच करा लिया तो बाकी 2 तो अपने आप उसमें से निकल आता है। बहुत ही रेयर चांस में ऐसा बनेगा कि चारों आपको आना चाहिए, ठीक। खैर, आगे क्वेश्चन नंबर 8 को तो देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। यह भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यह भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जैसे बक्सर का युद्ध अगर आप देखेंगे तो बक्सर के युद्ध में बंगाल से लड़ता कौन है? मीर कासिम। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि मीर कासिम को पद से हटा दिया गया था, इसीलिए असंतुष्ट और नाराज होकर जा करके सुजाउद्दौला और शाह आलम को मिलाकर युद्ध लड़ता है, ठीक है। और इसको हटा करके पुनः बंगाली गद्दी पर किसको बैठा दिया था अंग्रेजों ने? मीर जाफर को, है ना। तो जब युद्ध हो रहा था तो उस समय कौन था? मीर जाफर था बंगाल का नवाब, न कि मीर कासिम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? मीर जाफर, है ना। कई बार लोग इसका मीर कासिम आंसर मानते हैं, जो गलत है, ठीक। और अब जब देखेंगे जब युद्ध में मीर कासिम मार दिया जाएगा तब नजमुद्दौला को बैठा देंगे एक पपेट की तरह, कठपुतली शासक की तरह, है ना। हालांकि ये सब भी कठपुतली ही हैं, लेकिन नजमुद्दौला तो बिल्कुल अवयस्क व्यक्ति था, है ना। लेकिन जब बक्सर की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था, है ना। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। सिख राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह, है ना, ठीक। लाल सिंह के नेतृत्व में दलीप सिंह भी अवयस्क थे, बाद में इनको भेज दिया जाता है ना अंतिम सिख युद्ध के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहीं भी हमने चर्चा की थी, है ना। ब्रिटिश की हार हुई थी और हैदर अली क्या हुआ था? विजयी हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी, यानी मैसूर का विजय हुआ था, ठीक। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन, इस क्वेश्चनों को आप नोट करके, है ना, और वीडियो देखने के बाद आप कुछ देर बाद या 1-2 दिन बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। देखिए अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको मज़ा टाइप का आएगा और चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस बनता है, जितना आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया, है ना। यानी विदेशों से संबंध स्थापित करने की कोशिश जो की थी। हालांकि शुरुआत का श्रेय तो हैदर अली को जाता है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश इसके पुत्र टीपू सुल्तान ने की, है ना। तो पहला आंसर क्या होगा? सही होगा। इन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि विदेशों में दूतावास स्थापित कर सके, लेकिन हैदर अली ने ऐसा प्रयास किया था, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा, इसके पुत्र ने इसको वेल डेवलप किया, तो टीपू सुल्तान क्या है? राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया। ये अलग बात है कि संधि करने के लिए क्लाइव को दोबारा फिर से वापस बुलाया गया था, है ना। तो संधि तो क्लाइव और सुजाउद्दौला, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, ठीक। तो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, क्या सही है।
आंग्ल नेपाल युद्ध है ना, जिसमें सुगौली की संधि हुई थी, आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है इस समय। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भी सही है आपका। लॉर्ड वेलेजरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, और यह भी क्या है, सही मैच है। तो यही एक डी बचेगा जो क्या है, सुमेलित नहीं होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, हालांकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कॉर्नवालिस नहीं है ना, तो ये क्या होगा, गलत है। बाकी सब क्या है, सही सुमेलित है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डों की स्थापना की, वही व्यापारिक कोठी। तो नागपत्तनम सही है, चिंसुरा सही है, मछलीपट्टनम भी सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सूरत, भरूच, आगरा, यहाँ पर भी स्थापित किया था इन्होंने। कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यहाँ भी सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा फिर यहाँ तो, है ना। ये सब सेंटर थे और सब पे इन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार बढ़ाया था भारत में ना, प्रातः समय हमने आपको बताया था। ये सब अपने आप में क्या है, सही आंसर है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, अगर इसमें देखा जाए तो सर्वप्रथम डच, अंग्रेज, पुर्तगाली होंगे, है ना। सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध बनाने वाले मध्यकाल में कौन थे, पुर्तगाली थे। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, है ना। तो कर्नाटक युद्ध, जैसा कि आपको कंफ्यूज करता है बार बार, भारत में इसका संदर्भ है, लेकिन यह अंग्रेजी व फ्रांसीसी, है ना, यानी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ठीक, और किस लिए लड़ा गया कि भारत में व्यापारिक रूप से एकाधिकार किसके पास रहेगा, यानी कि भारत के ऊपर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615, ठीक, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा, है ना। मतलब वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था। ठीक, तो आप देखिए कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस आया था भारत, ठीक, जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लेकिन जेम्स प्रथम का जो दूत था, जेम्स प्रथम ब्रिटिश सम्राट का जो दूत था, सर टॉमस रो, यह 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलता है, भारत आता है ना। तो सर टॉमस रो ही क्या होगा, सही आंसर होगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि जितना ही मुगल साम्राज्य का इलाका है वहाँ पर अंग्रेजों को व्यापार करने का छूट मिल जाता है, और लगभग 1623 ईस्वी आते आते तक सूरत, आगरा, इन सभी जगहों पे, गुजरात वगैरह में क्या है, फैक्ट्रियों की स्थापना हो जाती है। अंग्रेजों का धीरे धीरे व्यापार अच्छा चलने लगता है। तो 16 का सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। तो प्लासी का युद्ध है ना। प्लासी के युद्ध के बाद से ब्रिटिश जो है, पहले इनको दीवानी का अधिकार मिलता है और बाद में फिर फौजदारी यानी पूरे राजस्व पे इनका कब्जा धीरे धीरे हो जाता है। ठीक, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है ना। तो आप जानते हैं कि सालबाई का संधि का युद्ध किससे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, है ना। यहाँ देखिए कई सारी संधियाँ हैं, जैसे पहले सूरत की संधि से ही, ठीक, सूरत की संधि जो राघोबा और अंग्रेजों के बीच में होती थी, रघुनाथ राव जो अपने ही भाई की हत्या, नारायण राव की हत्या कर देता है, ठीक, सत्ता के लिए। तो फिर वो अंग्रेजों से जाके सूरत की संधि करता है, फिर पुरंदर की संधि होती है, और फिर उसमें देखेंगे आप ब्रिटिश सरकार, इसकी सारी चर्चा हमने वहाँ पर की है। तो बड़गांव की संधि हुई जब अंग्रेज हार गए थे मराठों से, पश्चिमी घाट में तलगांव का जो युद्ध हुआ था उसमें जब अंग्रेज हार जाते हैं, ठीक, तो पहले बड़गांव की संधि हुई, और जिसमें जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक था, उसको मानने से फिर हेस्टिंग्स इनकार भी कर देता है। तो फिर उसके बाद जो है दोबारा महादाजी सिंधिया के, है ना, मध्यस्थता के कारण क्या होती है, सालबाई की संधि संपन्न होती है। तो सालबाई की संधि का संबंध किससे है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। इससे संबंधित अन्य संधियाँ कौन कौन सी, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, ठीक, बड़गांव की संधि, और सबसे लास्ट में सालबाई की संधि, है ना। तो इन सभी संधियों को याद रखिएगा, हमने आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यानदूब की संधि किसके बीच हुई थी। तो यह ब्रिटिश और बर्मा के बीच में हुई थी ना। अभी वर्तमान नाम क्या है बर्मा का, म्यांमार है, ठीक। तो ब्रिटिश सत्ता और म्यांमार के बीच में जो है क्या है, यानदूब की संधि हुई थी। किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी, जैसे अभी हमने बताया, है ना, ये रघुनाथ राव, इन्हीं को शॉर्ट में राघोबा भी कहा जाता था, राघोबा, ठीक। तो रघुनाथ राव ने संधि की थी। तो इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और प्रैक्टिस सेट इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर इसका पूरा PDF फॉर्मेट पड़ा होगा, आप उसे प्रिंट करा करके निकाल करके प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं।
हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो, ढंग से हो, और आप लोग भी उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। कम से कम वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें। एक रिक्वेस्ट आपसे है, समय निकाल करके 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, बहुत ज़्यादा होगा कोई वीडियो 30 मिनट का होगा, उसे कंप्लीट वीडियो को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, लाइक कर दिया करें। और कुछ अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक। अगर कुछ और सुझाव देना या कुछ पूछना रहे आपको तो आप 2 से 4 के बीच में 8081042157 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपके पास है, जितना अनुभव जितनी जानकारी होगी आपकी मदद की जाएगी, और जितना हो सकेगा आपको व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, और सब एकदम निःशुल्क है, ठीक। इसका कोई शुल्क नहीं है, बस शुल्क यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1857 के रिवोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।